नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ समसामयिकी से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य में वनोपजों का क्रय करने के लिए कितने महिला समूह सक्रिय हैं? ठीक, आपको पता होगा कि हमारे जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, इसके उत्तरी तथा दक्षिणी हिस्से में यानी कि जो सरगुजा वाला संभाग है, ठीक है, सरगुजा संभाग और इसी के साथ हमारा जो बस्तर संभाग है, यहां पर बहुत अधिक मात्रा में वनोपजों का संग्रहण किया जाता है। बहुत ज्यादा वनोपज यहां पर संग्रहित किए जाते हैं। तो इन वनोपजों का संग्रहण करने के लिए बहुत सारे महिला समूह भी बनाए जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो आपको यही प्रश्न में पूछ रहा है कि ये जो वनोपज हैं, ठीक है, इनका संग्रहण करने के बाद इनका क्रय करने के लिए, ठीक, कितने महिला समूह जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं? ऑप्शन है आपके पास 3000, 3500, 4500 या 5500। चलिए तो इसे जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये जो पेज है, ठीक है, जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वनोपज से संबंधित कोई प्रश्न आता है या वनोपज से संबंधित यदि कोई निबंध लिखने को आता है तो उसमें आप इन सारे फैक्ट्स को शामिल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, इसको मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूं। ठीक, देखिए 28 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है? छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरा किया वादा, वनवासियों के हित में वायदे के मुताबिक 50 से बढ़कर 52 लघु वनोपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी। ठीक, पहला पॉइंट इसमें देखेंगे कि लघु वनोपजों की संख्या तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से 13 लाख संग्राहकों को प्रति वर्ष 502 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने लगी है। ठीक, देखिए आपको पता होगा कि लघु वनोपजों की संख्या कैसे बढ़ी है। वर्ष 2018 तक ये जो लघु वनोपज है उनकी संख्या केवल 7 थी, यानी कि 7 ही केवल ऐसे लघु वनोपज थे जिनका क्रय सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जा रहा था। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या हो गई है 52। ठीक है, 52 लघु ऐसे वनोपज है, ऐसे लघु वनोपज है जिनकी खरीदी सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। तो यहां से लघु वनोपजों की संख्या में वृद्धि हमको दिखाई देती है। ठीक, इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, बिल्कुल न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जो साल बीज है, ठीक है, साल बीज का समर्थन मूल्य यही बोला जाए कि साल बीज जो है वो खरीदा जाता था। वर्ष 2018 में इसका मूल्य था 13 रुपए प्रति केजी। ठीक है, 13 रुपए प्रति किलो की दर से इसे खरीदा जाता था। वर्तमान में इसका मूल्य कितना हो गया है? 20 रुपया प्रति केजी हो गया है। ठीक है, तो इसके मूल्य में वृद्धि हुई है, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा यदि तेंदुपत्ता की बात करें तो तेंदुपत्ता भी पिछले वर्ष तक कितना था? 2500 रुपए प्रति मानक बोरा। ठीक है, एक मानक बोरा में 50,000 पत्ते होते हैं, इसको भी याद रखिए। एक मानक बोरा में 50,000 तेंदुपत्ते होते हैं। ठीक, तो एक जो मानक बोरा है उसका मूल्य होता था 2500 रुपए। वर्तमान में इसका मूल्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 4000 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। तो यहां से ये भी क्या है? बढ़ा है मूल्य, जो है आप देख पा रहे हैं, स्पष्ट है। तो सीधी सी बात है, जब किसी चीज का मूल्य बढ़ता है तो उसके उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक, तो इसी प्रकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और साथ ही जो लघु वनोपज है उनकी संख्या में वृद्धि से लोगों की आय में वृद्धि होना स्वाभाविक है। ठीक, तो 13 लाख संग्राहक जो है, 13 लाख जो वनोपज संग्राहक है उनको प्रति वर्ष यानी कि एक साल में 502 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय, यानी कि पहले जितनी राशि की आय होती थी उससे 502 करोड़ रुपए की आय अब अधिक होने लगी है। ठीक, अगला पॉइंट पढ़िए। अगले पॉइंट में आपके प्रश्न का उत्तर है, राज्य में वनोपजों का क्रय करने के लिए 3500 महिला समूह सक्रिय हैं। ठीक, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अगला देखते हैं इसी में पॉइंट कि इमली के ही प्राथमिक प्रसंस्करण में 21,582 हितग्राहियों को 2.69 करोड़ का मुनाफा हुआ है। ठीक, इमली के लिए प्रसंस्करण यूनिट हमारे यहाँ लगाया गया है। ठीक, बस्तर में इसका एक बड़ा प्रसंस्करण यूनिट लगाया गया है, इसको याद रखिएगा। कहाँ लगाया गया है? बस्तर में। और इमली की सबसे बड़ी मंडी हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ है? बस्तर में ही है। ठीक, जगदलपुर में स्थित है। तो ये जो इमली का प्राथमिक प्रसंस्करण है
केवल इसी कार्य की बात करें तो 21,582 हितग्राही वर्ष 2020-21 के दौरान 21,582 हितग्राही जो है इनको 2.69 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। ठीक है, ये यूं बोल सकते हो कि इनके उपज का मूल्य दिया गया है। ठीक, इसके बाद वर्ष 2020-21 में 7.50 करोड़ के 111 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार किए गए हैं। ठीक, हर्बल उत्पाद बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारी स्कीम्स अभी हाल फिलहाल में चालू की गई हैं। ठीक, चलिए तो इसी में आप देखेंगे कि 111 प्रकार के जो हर्बल उत्पाद है वो हमारे छत्तीसगढ़ में तैयार किए गए हैं, जिनका मूल्य कितना है 7.5 करोड़ 7.50 करोड़ जो है इसका मूल्य है। ठीक, लघु वनोपज आधारित उद्योग की स्थापना पर जोर। ठीक, इसके लिए वनांचल योजना हमारे छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है। ठीक, इसका अगला ही पॉइंट यही है, वनांचल योजना, जिसमें 5 करोड़ तक के वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु विशेष पैकेज जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक, तो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि वनांचल योजना का संबंध किससे है? तो वनांचल योजना का संबंध किससे है? जो वनोपज आधारित उद्योग है उनकी स्थापना से ये संबंधित है। और कितनी राशि तक का प्रावधान जो है या कितनी राशि तक का विशेष पैकेज इसमें छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो कितना दिया जाता है? 5 करोड़ रुपए तक का विशेष पैकेज छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वनांचल योजना के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्लियर? इतने सारे पॉइंट है और हर पॉइंट को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे आप। ठीक, चलिए वापस आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में आपको पूछा है जो महिला समूह हैं उनकी संख्या कितनी है? तो हमने देखा कितनी है, 3500। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, लघु वनोपज के प्राथमिक प्रसंस्करण के साथ साथ हर्बल उत्पादों के निर्माण हेतु स्थापित प्रसंस्करण केंद्रों की संख्या कितनी है? ठीक, कितने प्रसंस्करण केंद्र ऐसे हैं जहां पर वनोपज जो है, लघु वनोपज, उनका प्राथमिक प्रसंस्करण किया जाता है और साथ ही हर्बल उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं? ठीक, ऑप्शन कितने हैं आपके पास? 50, 34, 67 या 24। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं लघु वनोपज के प्राथमिक प्रसंस्करण के साथ साथ हर्बल उत्पादों का निर्माण भी 50 प्रसंस्करण केंद्रों द्वारा किया जा रहा है। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक, इसमें भी बहुत सारे फैक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे जिसमें 1324 महिला स्व सहायता समूह शामिल है, यानी कि 1324 स्व सहायता समूह, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये 1324 जो महिला स्व सहायता समूह है वो मिलकर के इन 50 प्रसंस्करण केंद्रों का संचालन कर रही हैं। ठीक, इन समूहों के अंतर्गत 17,424 महिला हितग्राही लघु वनोपज का प्रसंस्करण का कार्य कर रही हैं। ठीक है, यानी कि इसके द्वारा कुल 17,424 रोजगार जो है वो निर्मित किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, इसके अलावा और कुछ फैक्ट हैं जिसको आप चाहे तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। वापस आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में आपको पूछा है जो प्रसंस्करण केंद्र है उनकी संख्या कितनी है? ठीक है, हर्बल उत्पादों के निर्माण हेतु स्थापित प्रसंस्करण केंद्रों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? हमने देखा 50 है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना किस जिले में की जा रही है? ठीक, केंद्रीय स्तर पर भी हमारे यहाँ प्रसंस्करण केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। तो आपको पूछा जा रहा है कि जो केंद्रीय प्रसंस्करण यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, ये कौन से जिले में निर्मित किया जाना है? ऑप्शन है आपके पास दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर या राजनांदगांव। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं लिखा क्या है कि छत्तीसगढ़ में प्रसंस्करण केंद्रों के अलावा लघु वनोपज के व्यापक उत्पादन को देखते हुए तथा राज्य के अंतर्गत ही बड़े प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित करने की दिशा में निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जहां क्षेत्रीय स्तर पर ट्राइफूड योजना के अंतर्गत कटहल एवं शहद के प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की योजना तैयार की गई है, वहीं केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रसंस्करण की इकाई की स्थापना दुर्ग जिले में की जा रही है। ठीक, तो यहां पर देखिए ट्राइफूड योजना कल की वीडियो में मैंने बताया था, ठीक, कि जो ट्राइबल क्षेत्र के जनजातीय लोग हैं उनके आय में वृद्धि करने के लिए ये जो ट्राइफूड योजना है ये संचालित की जा रही है। ठीक, इसके अंतर्गत कटहल प्रसंस्करण केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? सूरजपुर में, और शहद प्रसंस्करण केंद्र कबीरधाम जिले में स्थापित किया जाना है। ठीक,
और इसी के साथ ही केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना दुर्ग जिले में की जा रही है। इसकी लागत जो है, ठीक है, 78.11 करोड़ रुपए की लागत से आयुर्वेदिक निर्माण इकाई की स्थापना इसी केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के अंतर्गत की जाएगी। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कहां स्थापित किया जा रहा है? ये दुर्ग जिले में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना के शुभारंभ के लिए ग्राम अग्रिकला का चयन किया गया है, यह किस जिले में स्थित है? ठीक, देखिए, ये जो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना है, ठीक है, इसको पहले समझते हैं हम। ठीक, अभी तक क्या होता था कि मान लो हमें किसी जमीन के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी हो, मान लो हमको भुइयां जो वेबसाइट है उससे हमको जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए रहेगा? उसके लिए ग्राम का नाम चाहिए, तहसील का नाम चाहिए, है कि नहीं? ठीक, इसके अलावा जिला का नाम चाहिए। ठीक, इसके बाद हमको खसरा नंबर चाहिए या B1 नंबर चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हमको चाहिए रहती थी जब किसी जमीन के संबंध में हमको जानकारी चाहिए हो। ठीक, लेकिन अब जो है एक विशेष आईडी जनरेट की जा रही है हर एक लैंड के लिए। ठीक है, उसी को कहा गया है क्या? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आपका आधार कार्ड होता है। ठीक, आधार कार्ड में क्या होता है कि आपको एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है, वही आपका क्या होता है? यूनिक आईडी होता है। वैसे ही हर लैंड का क्या होगा? एक यूनिक आईडी होगा, यूनिक आईडी होगा, और उसी आईडी के द्वारा आप डायरेक्ट उस जमीन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते कि वो किसके नाम पर है, पिछले कुछ वर्षों में उसे किसके नाम पर हस्तांतरित किया गया। ये सारी जानकारी जो है वो आपको इस यूनिक आईडी के द्वारा मिल जाएगी। तो हाल ही में ये सुविधा प्रारंभ की गई है और इसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ के एक गांव का चयन किया गया है, अग्रिकला का। ठीक, यही से ये योजना जो है वो प्रारंभ की जाएगी। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि ये जो अग्रिकला गांव है वो किस जिले में स्थित है। ठीक, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इसको। चलिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं 28 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना में कबीरधाम जिले के अग्रिकला का चयन। ठीक, इसमें आगे पढ़ेंगे कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि ULPIN योजना के द्वारा अब जिला, तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल एवं ग्राम का चयन किए बिना ही सीधे भूखंड की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, यानी कि पहले की तरह अब आपको ना तो जिला उसमें एंटर करना है, ना तहसील, ना राजस्व निरीक्षक मंडल आपको तहसील करना है। आपको केवल यूनिक आईडी डालना है, जैसे कि करते हैं ना कि हम लोग फोन में नंबर डायल करते हैं, डायरेक्ट उसी व्यक्ति के पास लगता है। सेम वही सुविधा यहां पर दी जा रही है। ठीक, पूर्व में भूखंड की पहचान जिला, तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल और ग्राम के कॉम्बिनेशन से प्राप्त करके खसरा नंबर से होती थी। ठीक है, मैंने आपको बताया। इस योजना का वर्चुअल विधिवत उद्घाटन राजस्व सचिव छत्तीसगढ़ सुश्री रीता सांडिल, सचिव श्री अजय तिर्की और अतिरिक्त सचिव श्री हुकुम सिंह मीणा, भूमि संसाधन ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार की उपस्थिति में 23 जून को किया गया है। इस योजना के शुभारंभ के लिए कबीरधाम जिले के ग्राम अग्रिकला का चयन किया गया है। तो यहां से आपके प्रश्न का उत्तर मिलता है कि ये जो अग्रिकला ग्राम है वो किस जिले में स्थित है? कबीरधाम जिले में स्थित है, कवर्धा में स्थित है ये। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, राज्य में मधुमक्खी पालन की गतिविधियों को लाभदायक बनाने और इसके बेहतर संचालन के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जो कहां स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, कहां कहां स्थापित किए जाएंगे ये आपको प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक, देखिए, हमारे यहां जो वनोपज है उससे संबंधित उद्योग बहुत ज्यादा अभी उसको सरकार प्रमोट कर रही थी, उससे वहां से क्वेश्चन तो बिल्कुल आने की संभावना है, तो इसको अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक, हाल ही में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये प्रस्तावित है हमारे यहाँ। कहां कहां पर प्रस्तावित है आइए देखते हैं। चलिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं 28 जून 2021 प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है? राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 39 करोड़ का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया है। ठीक, इसी में जब आप इस पैराग्राफ में आगे पढ़ेंगे
तो यहां पर देखेंगे कि राज्य में मधुमक्खी पालन की गतिविधियों को लाभदायक बनाने एवं इसके बेहतर संचालन के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां कहां देखिए रायपुर, सरगुजा और जगदलपुर में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, ताकि स्थानीय लोगों को कृषि जलवायु के अनुरूप मधुमक्खी पालन के लिए प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, मार्केटिंग एवं अन्य आवश्यक मदद दी जा सके। ठीक, तो ये स्थापित करने का लक्ष्य है। क्यों स्थापित किया जाएगा? ताकि जो मधुमक्खी पालन है उससे संबंधित प्रशिक्षण दिया जा सके, उसके मार्केटिंग से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा सके। ठीक है, इसके अलावा कैसे मधुमक्खी पालन किया जाता है इसके लिए मार्गदर्शन उनको प्रदान किया जा सके। कहां कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिए रायपुर, सरगुजा, जगदलपुर। तो यहां से आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, है ना, रायपुर, सरगुजा और जगदलपुर। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की कुलपति कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर अरुणा पाल्टा, डॉक्टर रत्ना नशीने, डॉक्टर सीमा पटेल या डॉक्टर अरुणा चक्रधारी। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क, कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि श्री हेमचंद यादव विश्वविद्यालय जो है ये कहां पर स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है, और साथ ही हमको बताइए कि वर्तमान में इसकी कुलपति कौन है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत कितने लीटर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक, सबसे पहले जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन है प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर में नल कनेक्शन पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है। नल कनेक्शन लगाने जो है, नल कनेक्शन प्रदान करना। ठीक है, नल कनेक्शन प्रदान करना ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, बेसिकली ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाई जा रही योजना है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित, और इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कुल 42 लाख नल कनेक्शन जो है ये लगाए जाएंगे। 42 लाख नल कनेक्शन लगाए जाएंगे हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक, केंद्र सरकार ने ये बोला है कि ये जो योजना है इसके अंतर्गत कुल लक्ष्य जो है वो वर्ष 2024 तक पूरा करना है, यानी कि वर्ष 2024 तक इसके लक्ष्यों को पूरा करने की बात केंद्र सरकार के द्वारा कही गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि हम इस लक्ष्य को वर्ष 2023 तक प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, वर्ष 2023 तक प्राप्त कर लेंगे। और वर्तमान वर्ष की बात करें, यानी कि वर्ष 2021-22 के दौरान तो कुल 22 लाख नल कनेक्शन लगाने की बात हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा कही गई है कि हम इस वर्ष कितना लगाएंगे? 22 लाख नल कनेक्शन इस वर्ष लगा लेंगे। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति कितने लीटर जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी इस जल जीवन मिशन के द्वारा। ये हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है। ठीक, ऑप्शन क्या है? 55 लीटर, 45 लीटर, 65 लीटर या 75 लीटर। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं 28 जून 2021 प्रविष्टि तिथि है। इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे तो इसके ठीक तीसरे चौथे लाइन में आपको मिलेगा कि प्रति व्यक्ति के लिए 75 लीटर जल की उपलब्धता की दिशा में भी काम किया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि ये जो 55 लीटर है ये प्रति व्यक्ति उपलब्धता है। ठीक है, यानी कि प्रति व्यक्ति कितना लीटर जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखिएगा 55 लीटर। ठीक, तो यहां से आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर। ठीक, ये सारे जो फैक्ट हैं ये आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना उद्यानिकी फसलों का बीमा कराए जाने के लिए प्रीमियम राशि के रूप में कृषकों द्वारा देय होगा। ठीक है, यानी कि देखिए ये जो योजना है मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ठीक है, यानी कि ऐसे फसल जो कि मौसमी होते हैं प्रवृत्ति में, ठीक है, इनकी बीमा से संबंधित योजना है। और इसके अंतर्गत यदि उद्यानिकी फसलों का बीमा कराना चाहे कोई कृषक, ठीक है, उद्यानिकी फसलों का यदि कोई कृषक जो है वो बीमा कराना चाहे तो उसको ऋण का कितना प्रतिशत जो है वो प्रीमियम के रूप में देना पड़ेगा, ये आपको प्रश्न में पूछ रहा है। प्रीमियम राशि कितनी होगी? कल की वीडियो में मैंने बताया था रबी फसल के लिए कितना होता है, खरीफ के लिए कितना होता है ना। इसके अलावा जायद या नगदी फसलों के लिए कितना होता है ये मैंने बताया था आपको। रबी के लिए कितना होता है? 1.5%, खरीफ के लिए 2% और जायद के लिए 5% होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक,
प्रश्न में आपको पूछ रहा है उद्यानिकी फसलों के संबंध में, ठीक है। ये तो प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के अंतर्गत आता है, ठीक। ये प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना का है, फसल बीमा योजना, ठीक। आपको पूछ रहा है किसके संबंध में, उद्यानिकी फसलों के संबंध में। योजना का नाम क्या है उसका, याद रखिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ठीक। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। चलिए यहां पर देख पा रहे हैं आप 28 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है, ठीक। लिखा क्या है, देखिए ये तीनों पैराग्राफ आप ध्यान से पढ़ेंगे भाई, ठीक। क्या लिखा है, सभी प्रकार के उद्यानिकी फसल उत्पादन कर रहे कृषकों के लिए खरीफ फसल हेतु टमाटर, बैगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक के लिए वर्ष 2021-22 के अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना शासन की अधिसूचना के साथ छत्तीसगढ़ में लागू हो गई है, ठीक। ये यहीं तक इंपॉर्टेंट है। अगले पैराग्राफ में जब आएंगे तो क्या लिखा है, इस योजना में सभी अऋणी कृषक, भूधारक एवं बटाईदार जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक हैं, ऐसे कृषकों को घोषणा पत्र के साथ फसल बुआई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय की स्व घोषणा पत्र सहित संबंधित अन्य दस्तावेज जो है प्रस्तुत करना होगा, ठीक। इसमें लास्ट लाइन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, देखिए यहां से पढ़ेंगे आप, यहीं पर आपके प्रश्न का उत्तर है, ठीक। क्या लिखा है, चयनित उद्यानिकी फसलों का बीमा कराए जाने के लिए किसानों को उन फसलों के लिए निर्धारित ऋण मान का 5% प्रीमियम राशि के रूप में देना होगा। शेष प्रीमियम राशि जो है वो 50-50% राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ठीक। तो इसी के अंतर्गत जब आप अगले पैराग्राफ में पहुंचेंगे तो क्या लिखा है कि अधिसूचित फसलों में बीमित राशि प्रति हेक्टेयर कृषक अंश राशि प्रति हेक्टेयर इस प्रकार है, ठीक है। यानी कि देखिए यहां पर फसलों का नाम दिया है, साथ ही दिया हुआ है क्या, बीमित राशि, यानी कितने की, इसमें कितने का बीमा लाभ होगा, और इसमें प्रीमियम की राशि क्या है ये आपको दिया गया है, प्रीमियम राशि क्या होगी, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे यहीं पर बैगन का बीमा राशि कितना है, 70,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, ठीक है। बीमित राशि जो है ये हमेशा प्रति हेक्टेयर में ही रहती है, ठीक। 70,000 रुपए, और इसके लिए कितना देना पड़ेगा, तो याद रखिएगा 3,500 रुपए जो है वो किसान जो है वो देगा, ठीक। इसी प्रकार अमरूद की बात करें, है ना, अमरूद की बात करें तो 40,000 रुपए इसमें बीमा की राशि होगी, बीमित राशि होगी, और 2,000 रुपए इसके लिए उसे देना पड़ेगा प्रीमियम के रूप में किसान को, ठीक। इसी प्रकार केला के लिए 1,50,000, ठीक है, केला के लिए 1,50,000 रुपए, ठीक, और 7,500 रुपए जो है ये उसको प्रीमियम के रूप में देना पड़ेगा। इसी प्रकार से कुछ कुछ और फसलों का दिया हुआ है, आप पीडीएफ से इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक। टेबल बना लीजिएगा इस प्रकार से जैसे मैंने बनाया है, ठीक। इस प्रकार टेबल बना के आप इसको पढ़ेंगे, ठीक। तो वापस आते हैं प्रश्न में आपको पूछा है कि ऋण मान का कितना प्रतिशत जो है इसमें उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत प्रीमियम राशि के रूप में कृषक के द्वारा दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, देखा हमने, निर्धारित ऋण मान का 5% राशि, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना की मोबाइल मेडिकल यूनिटें संचालित की जा रही हैं, ठीक। कहां कहां संचालित की जा रही हैं ये आपको पूछ रहा है। पहला है सभी नगरीय निकायों में, रायपुर, बिलासपुर और भिलाई नगर निगमों में, सभी नगर पालिकाओं में, या सभी 14 नगर निगमों में, ठीक। देखिए बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक। आपको यहां पर सभी नगरीय निकाय बोला है, यहां पर नगर निगम बोला है, ठीक। नगरीय निकाय के अंतर्गत आपका नगर पालिका भी आता है और नगर निगम भी आता है, ठीक। सभी नगरीय निकाय, तो आइए जानते हैं कि ये कहां संचालित की जा रही हैं। चलिए यहां पर देख पा रहे हैं आप 10 जून की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है, कोरोना काल में भी खूब काम आई मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना की मोबाइल मेडिकल यूनिटें। योजना के तहत अब तक 10,000 शिविरों का आयोजन जो है इसके अंतर्गत किया जा चुका है, ठीक। यहीं पर जब आप तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे तो लिखा है 14 नगर निगमों की 1600 बस्तियों को मिल रही हैं सेवाएं, ठीक। तो यहां से आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सभी 14 नगर निगमों में, ठीक। हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक है। कंफ्यूजन का कारण क्या है, देखिए इसी प्रकार की एक विशेष एम्बुलेंस सेवा मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है जिसका नाम क्या है, दाई दीदी क्लिनिक, है ना। दाई दीदी क्लिनिक जो है ये चलाया जा रहा है रायपुर,
बिलासपुर और भिलाई नगर निगम में। ठीक है, ये केवल 3 नगर निगमों में चलाया जा रहा है। दाई दीदी क्लिनिक क्या है? दाई दीदी क्लिनिक जो है बेसिकली महिलाओं द्वारा ऑपरेट की जा रही एक मोबाइल मेडिकल यूनिट है, जिसमें केवल महिलाओं का ही क्या होता है? इलाज किया जाता है। ठीक, तो इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, ये क्या है? ये मोबाइल मेडिकल यूनिट है। ठीक है, ये सब जन के लिए है। मोबाइल मेडिकल यूनिट जो 14 नगर निगमों में संचालित की जा रही है, ये सबके लिए है। लेकिन जो दाई दीदी क्लिनिक है, ये स्पेशली महिलाओं के लिए संचालित की जा रही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? ऑप्शन है 12वां, 13वां, 16वां या 15वां। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, ठीक, ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। क्या लिखा है कि राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में 12वें स्थान पर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? 12वां है। ठीक, इसमें और कुछ कुछ फैक्ट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फलोत्पादन का रकबा है ना, और उत्पादन भी दिया हुआ है, साथ में सब्जी का दिया हुआ है, पुष्प का दिया हुआ है, मसाला का दिया है, और औषधि सुगंधित फसलों का रकबा दिया हुआ है। इसको भी आप टेबल बना करके अच्छे से लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, वापस आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का जो उद्यानिकी फसल है, उनके उत्पादन में क्रम क्या है? 12वां है। ठीक, इसी के साथ एक एडिशनल फैक्ट आपको बता देता हूं कि यदि क्षेत्रफल की बात करेगा, ठीक है, क्षेत्रफल में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? तो छत्तीसगढ़ के स्थान है कितना? 13वां। ठीक, 13वां क्षेत्र में है, और उत्पादन में हम कितने हैं? 12वें क्रम पर हैं। ठीक, चलिए तो अब आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, जो है राष्ट्रीय समसामयिकी। राष्ट्रीय समसामयिकी के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला रैबिज मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया? कौन सा राज्य है जिसको रैबिज मुक्त राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन है केरल, मणिपुर, सिक्किम या गोवा। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इसको। चलिए यहां पर देखेंगे आप कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन? गोवा। ठीक, इसको और पढ़ लेंगे आप चाहे तो। ठीक, यहां से डायरेक्ट एक फैक्ट निकल के आता है कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? गोवा है। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन लागू होने के बाद समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश कौन सा है? ठीक, देखिए अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ISA, ठीक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2015 में, और इसका मुख्यालय है कहां पर? हमारे गुरुग्राम में। ठीक है, हमारे हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक, और हाल ही में क्या हुआ है कि एक देश इसके साथ जुड़ा है। उस देश का नाम क्या है? तो देखिए ऑप्शन है आपके पास, फ्रांस, इटली, डेनमार्क या कनाडा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता, ठीक है, हेडिंग है, लिखा क्या है कि हाल ही में यूरोपीय देश डेनमार्क ने भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रकार 8 जनवरी 2021 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन लागू होने के बाद डेनमार्क इस समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, यानी कि संशोधन लागू होने के बाद अभी हाल ही में 8 जनवरी को इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, और इस संशोधन के साथ इस संगठन से जुड़ने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? डेनमार्क बन गया है। ठीक, चलिए इस संशोधन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ज्ञात हो कि संशोधन का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को संगठन की सदस्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाना था। ठीक है, देखिए कुछ ऐसी बाध्यताएं थी जिसके कारण से जो यूरोपीय संघ था, ठीक है, यूरोपीय संघ के कुछ देश जो है वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं हो पा रहे थे। तो हाल ही में ये जो ISA है, इसके नियमों को थोड़ा शिथिल किया गया है, और ये कहा गया है कि UN के जितने मेंबर हैं, ऐसे देश जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, वो आसानी से इस ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, तो इस सदस्यता को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? डेनमार्क बन गया। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यहां से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ठीक, डेनमार्क। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की स्थापित सौर ऊर्जा कितनी है? ठीक है, देखिए स्थापित सौर ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि इतनी सौर ऊर्जा हम अधिकतम उत्पादित कर सकते हैं यदि वर्तमान स्थिति में उत्पादित करने को कहा जाए। ठीक है, इतने के अधोसंरचना का निर्माण हमारे यहां स्थापित किया जा चुका है। ठीक है, स्थापित ऊर्जा अलग होता है और उत्पादित क्षमता अलग होता है। ठीक, स्थापित क्षमता का अर्थ होता है हम अधिकतम वर्तमान स्थिति में, जैसे कि मान लो ये एक ग्लास है। ठीक है, ये एक ग्लास है, मान लो इसको। ठीक, इस ग्लास में अधिकतम 1 लीटर जल जो है वो आ सकता है। तो इसकी स्थापित क्षमता कितनी हो गई? स्थापित क्षमता 1 लीटर हो गई, 1 लीटर। ठीक, लेकिन मान लो इसमें 1/4 पानी भरा हुआ है, ये 1/4। ठीक, तो इसकी जो उत्पादन क्षमता है, ठीक है, वर्तमान उत्पादन क्षमता बोला जाए इसको, कि वर्तमान उत्पादन कितना हो रहा है? 1/4 लीटर। ठीक, हमारी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? स्थापित क्षमता ही कुल उत्पादन क्षमता है, लेकिन वर्तमान उत्पादन क्षमता की अगर बात करें तो अभी कितना उत्पादित हो रहा है? 1/4 हो रहा है। क्लियर है? ये अलग अलग चीजें होती है, याद रखिएगा इसको, स्थापित क्षमता और वर्तमान में उत्पादन कितना किया जा रहा है। ठीक, तो देखिए यहां पर आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा जो है वो उसकी क्षमता कितनी है हमारे देश में। तो इससे संबंधित डेटा अभी हाल ही में आया है और क्या लिखा है? पिछले 6 वर्षों में भारत की स्थापित नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 2.5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और यह 141 गीगावाट से अधिक तक पहुंच गई है। ये टोटल जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है, ये इनकी क्षमता है, कितनी है? 141 गीगावाट है। ठीक, इस 141 गीगावाट में से आगे पढ़ेंगे कि भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 15 गुना से अधिक वृद्धि हुई है और यह 41.09 गीगावाट पर पहुंच गई है। यानी कि 41.09 गीगावाट जो है ये क्या है? सौर ऊर्जा है। ठीक, तो आपके प्रश्न का उत्तर यहां से क्या हो जाएगा? भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो याद रखिएगा 41 गीगावाट है। ठीक है, 41.09 गीगावाट ये एक्चुअल डेटा है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है 134, 135, 141 या 142। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसको जारी कौन करता है। तो यहां पर इस पीडीएफ में देखेंगे आप क्या लिखा है कि द 2021 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कंपाइल्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बाउंड्रीज। ठीक है, यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बाउंड्रीज जो है ये इसका क्या करता है? इसने इसको क्या किया है? कंपाइल किया है, यानी कि इसको प्रकाशित करने का काम किया है। ठीक, शोज दैट जर्नलिज्म द मेन वैक्सीन अगेंस्ट डिसइंफॉर्मेशन इज completely or partly blocked in 73% of 180 countries ranked by the organization। ठीक है, यानी कि कुल 180 देशों की रैंकिंग निकाली गई है। ठीक है, कुल 180 देशों की रैंकिंग जो है इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के द्वारा निकाली गई है। 180 देशों को इस रैंकिंग में शामिल किया गया है। ठीक, तो आपको प्रश्न में क्या पूछा है कि भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक, तो ये जो पेज है ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। ठीक, इसमें आप देखेंगे कि ये भारत का रैंक दिया हुआ है। भारत का रैंक क्या है? 142वां है। ठीक, यदि 2020 की बात करें तो वर्ष 2020 में भी भारत का रैंक क्या था? 142 था, यानी कि डेविएशन कितना है? 0 का है। ठीक है, पहले भी 142, अभी भी 142 है। ठीक, ग्लोबल स्कोर की बात करें तो ग्लोबल स्कोर कितना है अभी? 45.33। ठीक, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। तो यहां से आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत की रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितना है? 142 है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 जून, 30 जून, 28 जून या 27 जून। ठीक, तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में हमको बताओ कि सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। और दूसरी चीज,
किसकी स्मृति में मनाया जाता है या किसके याद में मनाया जाता है? ठीक है, किसकी स्मृति में मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो ये थे आज की समसामयिक श्रृंखला के अंतर्गत छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय समसामयिकी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।